स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट इन मैन। तो हम देखते हैं कि मैन यानी ह्यूमन बीइंग्स में जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम भी है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस में तीन बेसिक जो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड, पंपिंग ऑर्गन हार्ट, और ब्लड वेसल्स आर्टरीज वेन्स एंड द कैपिलरीज। लेकिन जो आज हमने कम्प्लीटली डिस्कस करना है वो अपने ब्लड को करना है, यानी सर्कुलेटरी फ्लूइड को, और फिर वन बाय वन हम सारे जिसके टॉपिक्स हैं यानी उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ब्लड को डिस्कस करते हैं। तो ब्लड जो है असल में वो मीडियम है जिसके अंदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस यानी न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। अब अगर हम ब्लड को देखें तो ब्लड में टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स, और या फिर सेल लाइक बॉडीज़। तो ये जो ब्लड सेल्स हैं ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं एंड द प्लेटलेट्स, यानी तीन टाइप के जो है ब्लड सेल्स होते हैं। और अगर देखें तो प्लाज्मा जो है वो 55% ब्लड का पोर्शन होता है, और जो ब्लड सेल्स हैं जिसमें तीनों आते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, वो 45% जो है ब्लड का पोर्शन बनाता है। अब अगर हम वेट को देखें तो वेट जो है ब्लड का पूरी बॉडी में वो कितना होता है, तो वेट ऑफ द ब्लड इन आवर बॉडी इज़ अबाउट द 1/12 ऑफ आवर बॉडी वेट, यानी 1/12 पोर्शन जो है वो ब्लड का होता है बॉडी वेट के। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बाद हम डिस्कस करेंगे किसको, भला इसके ब्लड सेल्स को। तो प्लाज्मा देखते हैं कि प्लाज्मा किस पर मुश्तमिल होता है। तो प्लाज्मा जो है असल में देखा जाए तो ये नॉर्मल जो है पर्सन में प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट करता है तकरीबन 55% ऑफ द टोटल बॉडी ब्लड वॉल्यूम। और उसके बाद जो है इसी तरह से जो मैंने अभी आपको बताया कि जो बाकी सेल जो है वो कितने होते हैं 45%। प्लाज्मा प्राइमरीली जो है वो वाटर के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी प्लाज्मा में जो मेन पार्ट है वो वाटर का है, और वाटर के अंदर डिफरेंट प्रोटीन, साल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल जो है इसके अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो वाटर कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ द प्लाज्मा, यानी 90% जो है वो वाटर मौजूद होता है प्लाज्मा में। ये इंपॉर्टेंट हमारा MCQs भी है कि प्लाज्मा के अंदर कितना जो है वाटर प्रेजेंट होता है। और 10% डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन, आयंस और जो है वो डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स मौजूद इसमें होते हैं। अब बच्चे अगर हम देखें तो डिसॉल्व सब्सटेंसेस जो है वो मेंटेन रहते हैं कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट लेवल पे, अदरवाइज जो है वो इसमें वेरिंग कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरह डिसॉल्व सब्सटेंसेस भी जो है वो प्लाज्मा में डिफरेंट कंसनट्रेशन में मौजूद होते हैं। और इसी तरह से जो कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द पोर्शन ऑफ द सब सिस्टम अंडर द एग्जामिनेशन, द सॉल्यूट्स को हम डिवाइड करते हैं 6 कैटेगरीज में, यानी वो सब्सटेंसेस जो जिसमें डिसॉल्व होते हैं दीज आर कॉल्ड सॉल्यूट्स। और प्लाज्मा में वाटर जो है दिस इज़ आल्सो द सॉल्वेंट। तो इनऑर्गेनिक जो है वो साल्ट, आयंस, प्लाज्मा प्रोटीन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड जो है वो स्पेशल प्रोडक्ट्स जो है वो इसमें मौजूद होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, और गैसेस जो है वो भी जो इसके अंदर डिज़ोल्व होती हैं। अब सबसे पहले हम फर्दन सारे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इनऑर्गेनिक आयन और जो है मिनरल आयंस को पहले हम डिस्कस करते हैं। इनऑर्गेनिक आयन और मिनरल्स को हम देखते हैं कि ये जो है वो इसमें क्या क्या है। तो इनऑर्गेनिक आयंस और साल्ट जो है वो 0.9% प्लाज्मा का जो है बनाता है ह्यूमन बीइंग में बाय द वेट। और जब बाय वेट अगर देखें तो मोर देन 2/3 ऑफ दिस अमाउंट इज़ अ सोडियम क्लोराइड, यानी जो सोडियम क्लोराइड जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं और जो हम अपने खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो जो है तकरीबन 2/3 जो है वो मौजूद होता है। इसी तरह से टोटल कंसनट्रेशन जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस की हैं वो सेम रहेंगी, और जो कि चेंज भी होती रहती है। नॉर्मल pH ऑफ द ह्यूमन ब्लड जो है तकरीबन है 7.4, और ये जो है वो मेंटेन रहेगी। यानी जो pH ब्लड की है वो किस वजह से मेंटेन रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो डिफरेंट साल्ट्स जो है वो मौजूद हैं। अब बच्चे देखते हैं कि ये जो है pH ये इफ़ेक्टेड होती है बाय द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी। अब देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन को तकरीबन 7 to 9% बाय द वेट ऑफ द प्लाज्मा जो प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अभी जितनी भी परसेंटेजेस आ रही हैं, pH आ रही हैं, सारे आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं।
इसी तरह से जो है कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं लिवर के अंदर, जिनमें से जो है कुछ ये हैं जो ग्लोबुलिन्स हैं, जिनको हम इम्यूनो ग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ द एंटीजन। यानी कोई भी अगर बैक्टीरिया या कोई फॉरेन पार्टिकल्स जो है बॉडी के अंदर एंटर होगा तो उसके रिस्पॉन्स में जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी बाय द प्लाज्मा प्रोटीन के, और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं इन एंटीबॉडीज़ को, और फिर ये प्लाज्मा में चली जाती हैं या लिम्फ में चली जाती हैं। इसी तरह प्रोटीन्स लाइक जो है प्रोथ्रोम्बिन, ये भी एक्ट करती हैं एज अ कैटलिस्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में, यानी जो ब्लड के खून के जमने का जो प्रोसेस है उसमें प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एज अ कैटलिस्ट भी इस्तेमाल होती हैं। और फिब्रिनोजिन भी ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। इम्यूनोग्लोबिन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बॉडी के डिफेंस के लिए अगेंस्ट द डिजीज़। अब बच्चे हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड, यानी हम प्लाज्मा को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड में हम देखते हैं कि डिफरेंट जो है वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है ब्लड में, जिसके अंदर ग्लूकोज है, फैट है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं और लैक्टिक एसिड्स हैं। इनमें से कुछ जो है वो ब्लड के अंदर एंटर होते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन, यानी जब फूड हमारी एब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइन से तो वहाँ से ये तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में मूव करते हैं बाय द ब्लड। लैक्टिक एसिड जो है इसी तरह हमारे प्रोड्यूस होता है मसल्स में एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, और यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से भी, और फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है बाय द ब्लड टू द लिवर। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है, जो कि ये भी जो है वो प्रोड्यूस होता है और प्लाज्मा में मौजूद होता है, जो कि मेटाबोलाइज भी होगा टू द सम एक्सटेंट, एंड ये स्टेरॉयड हार्मोन्स के बनाने के लिए एज अ प्रीकर्सर के तौर पे भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो यूज़ होता है। फिर आता है बच्चे प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये कैसे होंगी, जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं उसकी रिजल्ट में जो एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें ही वेस्ट मटेरियल भी जो है वो बनते हैं, और ये फिर कहाँ चले जाते हैं, लिवर में बनते हैं एंड देन दे आर प्रोड्यूस। उसके बाद बच्चे देखते हैं कि इसी तरह से जो है ये फिर ऑर्गन में जाएंगे वेयर दे आर रिमूव, जैसे कि यानी ये लिवर में बनेंगे और फिर ब्लड के ज़रिए जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में चले जाएंगे, किडनी में, और वहाँ से यूरिया और स्मॉल अमाउंट जो है यूरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है इन आवर प्लाज्मा। इसी तरह चंद जो है वो हार्मोन्स हैं वो भी मौजूद होते हैं, जो कि ब्लड के ज़रिए डिफरेंट जगहों पर बनते हैं और फिर ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन द प्लाज्मा में। इसी तरह गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, जो कि प्लाज्मा में मौजूद होती हैं। अब आते हैं बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा ब्लड सेल्स एंड द ब्लड लाइक जो है वो बॉडीज़, सेल लाइक बॉडीज़, यानी ब्लड सेल्स एंड द सेल लाइक बॉडीज़। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है मेन पार्ट्स हैं रेड ब्लड सेल जिसको हम अर्थ्रोसाइट्स कहते हैं, वाइट ब्लड सेल जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, एंड द प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये जो है डिफरेंट टाइप के जो है सेल्स यहाँ पर बने हुए हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल आपको नज़र आएंगे, अर्थ्रोसाइट एंड वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स भी नज़र आएंगे, जो कि कहाँ बनते हैं, स्टेम सेल्स में, बोन मैरो में जो है ये बनते हैं। अब सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल्स को देखते हैं जिनको हम अर्थ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये जो है वो न्यूमरस जो है मोस्ट न्यूमरस ऑफ द सेल्स इन द ब्लड, यानी जो ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा सेल पाए जाते हैं वो यही वाले हैं। तकरीबन अगर हम देखें तो मेल और फीमेल इनमें इनकी जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। तो तकरीबन 5.5 जो है ना मिलियन इन अ क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड मेल्स में मौजूद होते हैं। इस तरह 4.5 मिलियन जो फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी अगर ब्लड 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर 5.5 मिलियन जो मेल में प्रेजेंट होते हैं और 4.5 मिलियन जो है फीमेल में। इसी तरह बच्चे अगर देखें तो ये सेल्स जो हैं वो जब बनते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, लेकिन बाद में ये अपने न्यूक्लियस को लॉस्ट कर देते हैं एंड देन दे एंटर द सर्कुलेटरी फ्लूइड और द ब्लड, यानी जब रेड ब्लड सेल बनता है तो न्यूक्लियस मौजूद होता है लेकिन फिर न्यूक्लियस इसका लॉस हो जाता है। इसी तरह से 95% ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द रेड ब्लड सेल इज़ अ रेड पिगमेंट, यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइटोप्लाज्म रेड कलर का होता है, और किसकी वजह से, रेड पिगमेंट की वजह से। और रेड पिगमेंट जो हीमोग्लोबिन कहलाता है, जो कि 5% उसके अंदर एंजाइम, सार्स और अदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स एक दफ़ा जब मेच्योर हो जाता है तो देन दे डोंट डिवाइड।
इसी तरह रेड ब्लड सेल जो है वो रेड बोन मैरोज ऑफ द शॉर्ट बोन्स में बनते हैं, सच एज स्टर्नम, रिब्स एंड द वर्टिब्री। यानी एडल्ट के अंदर रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? शॉर्ट बोन्स में, कि बोन मैरो में, जैसे स्टर्नम है, रिब्स और वर्टिब्री। और एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो है ये लिवर और स्प्लीन में बनते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड सेल तकरीबन 4 मंथ का है, और उसके बाद ये खुद ब खुद जो है वो डाई हो जाते हैं, और फिर ये कहाँ चले जाएंगे? लिवर में या फिर स्प्लीन में, ताकि दोबारा से रिसाइकिल होने के बाद जो है वो नए सेल्स जो है वो बने। इसी वजह से अगर हम एक मिच्योर इंसान को जो है वो ब्लड अपना दे सकता है, क्योंकि 4 महीने के बाद ऑटोमेटिकली जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो खुद ब खुद ही डाई जो है वो हो जाते हैं। फिर आता है बच्चे वाइट ब्लड सेल और लिक्यूसाइड। तो वाइट ब्लड सेल जो है दीज आर द कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं एंड दे डोंट हैविंग कंटेन एनी पिगमेंट, और इनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता, तभी ये कैसे होते हैं? कलर लेस होते हैं। फिर अगर इनकी हम क्वांटिटी देखें तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर तकरीबन 7,000 to 8,000 जो है वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स की बहुत डिफरेंट जो है टाइप्स हैं, और ये जो है मच लार्जर हैं दैन द रेड ब्लड सेल्स। इसी तरह डिफरेंट जो 5 टाइप्स इसकी मौजूद हैं, जिनको हम उनकी शेप की बेसिस, यानी न्यूक्लियस की शेप की बेसिस पे, और इसी तरह उसके अंदर जो है वो डेंसिटी ऑफ द ग्रेनुल्स की बेसिस पर हम इनको जो है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यानी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो 5 डिफरेंट टाइप के हैं, और वो किसकी वजह से? क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस की शेप डिफरेंट है, और जो उनके अंदर ग्रेनुल्स की डेंसिटी है वो भी साइटोप्लाज्म में डिफरेंट है। और फिर हम इनको दोबारा से 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 2 मेन टाइप्स में, ग्रेनुलोसाइट्स एंड द ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स जो है उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स हैं, और जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनमें ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट 2 में डिवाइड करते हैं। और फिर जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनमें लिम्फॉइड टाइप टिश्यू है, जैसा चैस है, उस लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स हैं, एडिनॉइड्स हैं और थाइमस हैं। इसी तरह ए ग्रेनुलोसाइट्स में जो है वो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, यानी लिम्फोसाइट बी और लिम्फोसाइट टी जो वो आते हैं। यानी 2 में डिवाइड कर दिया ग्रुप में, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स की भी 3 टाइप्स है, फिर ए ग्रेनुलोसाइट्स की भी 2 टाइप्स है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स बी और टी। मोनोसाइट्स हैं स्टे फ्रॉम 10 to 20 hours in a blood, then enter tissue and become the tissue macrophages। यानी क्या करते हैं? टिश्यू मैक्रोफेजेस बनाते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं फंक्शन, फैगोसिटिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फिर लिम्फोसाइट्स हैं, उनका लाइफ स्पैन मंथ और ईयर पे मुश्तमिल होता है, लेकिन ये जो है ये क्या करते हैं? ये बॉडी की जो नीड्स है, और सेल डिपेंड करती है बॉडी की नीड पर, यानी ये ज़िंदा रहते हैं 4 या मैनी ईयर्स, और लेकिन ये किस पर डिपेंड करते हैं? इनके सेल्स जो है बॉडी की नीड पर डिपेंड जो है वो करते हैं। अब बच्चे हम आते हैं ये इनकी डिफरेंट, आपने देखा है यहाँ पे जो है ये मैक्रोफेजेस बना हुआ है, और इसी तरह जो प्रोडक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स बने हुए हैं। फिर हम आते हैं अपने लिक्यूसाइड की तरफ। ये डिफरेंट जो टाइप के जो हैं आप देख लें, वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनकी डायग्राम्स बनाई गई हैं, और इसी तरह इस चार्ट में आपको जो है वो डिफरेंट किस्म के सेल टाइप्स दिखाए गए हैं, और उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी दी गई है, जिसके अंदर तमाम किस्म के जो है वो सेल बना दिए गए हैं। यानी रेड ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स, बेसियोफिल्स, ए ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स की मेन डिस्क्रिप्शन और उनकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो बताई गई हैं। फिर बच्चे यहाँ जाता है लिक्यूसाइड्स। तो लिक्यूसाइड्स का मेन फंक्शन क्या है? ये बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करते हैं अगेन द फॉरेन इन्वेडर्स, यानी बॉडी के ऊपर अगर कोई भी इन्वेडर अटैक करेंगे, इन्वेडर कहते हैं अंदर दाखिल होने वालों को, वो बॉडी पर अगर अटैक करेंगे तो ये लिक्यूसाइड्स जो है वो बॉडी को दिफा करते हैं। दैट्स मीन कि वाइट ब्लड सेल जस्ट आर्मी के तौर पे हमारी बॉडी में काम करती है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में ये मौजूद होते हैं, फिर ट्रैवल करते हैं जहाँ पर किसी भी फॉरेन पार्टिकल ने अटैक किया हो। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ट्रैवल करते हैं थ्रू द कैपिलरीज के, और कहाँ पहुँच जाते हैं? जो साइट ऑफ द वूंड जहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो एंटर हुआ है। फिर मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? इन बैक्टीरिया इन्वेडर्स को फीड कर लेते हैं, और अदर फॉरेन सेल्स को, और इंक्लूडिंग कैंसर सेल, यानी अगर कोई कैंसर सेल हो उसको भी ये क्या करेंगे? ये एनगल्फ करके उसको खा जाएंगे। फिर दे टिपिकली डाई इन द प्रोसेस। इसी तरह मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल जब खुद जो है वो ये वाला काम कर रहे होते हैं कि ये
बैक्टीरिया इन्वेडर्स को जो है या फॉरेन पार्टिकल्स को जो है वो एनगल्फ करते हैं, तो उसके दौरान ये खुद भी क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं और फिर इनकी डेड बॉडीज़ जमा हो जाएंगी और वो क्या बना देंगी, वाइट किस्म का सब्सटेंस जिसको हम पस कहते हैं। इसी वजह से आप ये देखेंगे कि इन्फेक्शन जिस जगह पर होती है वहाँ पर हमें वाइट जो हमें पस नज़र आती है, और असल में पस क्या चीज़ है, ये जो है वाइट ब्लड सेल जो कि ड्यूरिंग द इन्वेडर्स को एनगल्फ करते हुए और उन्हें किल करते हुए खुद भी जो किल होते हैं, असल में पस जो है ये। और जब व्हाट इज़ पस, ये आपका इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, इनका लाइफ स्पैन, ये कितनी टाइप के हैं वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की एज क्या है, ये सारे आपके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है कि बेसोफिल्स। अब ये मैंने आपको बताया, ये एक ग्रेनुलोसाइड्स है, ये क्या क्या करता है प्रोड्यूस, ये हेपरिन एक सब्सटेंस है जो कि ब्लड क्लॉट को इनहिबिट करता है। ये क्या करता है, ये ब्लड क्लॉट को इनहिबिट करता है। बेसोफिल्स आपको बताया मैंने, बेसोफिल्स है ग्रेनुलोसाइड्स, सॉरी एक ग्रेनुलोसाइड नहीं है, ये ग्रेनुलोसाइड्स है। तो बेसोफिल्स है वो, उसके अंदर एक हेपरिन सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करते हैं, और इसी तरह से केमिकल प्रोड्यूस होता है हिस्टामीन जो कि पार्टिसिपेट करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में, और फिर इसी तरह से टिश्यू डैमेज या माइक्रोबायल जो इन्फेक्शंस होती हैं उसके लिए भी ये रिस्पॉन्स को शो करते हैं, और लिम्फोसाइट्स हैं वो इम्यूनिटी को भी प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट द डिजीज़। बच्चे ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। फिर आता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को अगर हम ये कहें कि ये सेल नहीं है बल्कि ये लार्जर सेल के फ्रेगमेंट्स हैं, बड़े बड़े, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी तरह प्लेटलेट्स को इसी वजह से हम जो मेगा कैरियोसाइट्स भी कहते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट सेल, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द लार्जर सेल। इसी तरह इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही इनके अंदर कोई पिगमेंट होता है, और प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं कन्वर्जन ऑफ द फिब्रिनोजिन जो कि एक सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है इनटू द इनसॉल्युबल फॉर्म फिब्रिन, यानी ये फिब्रिनोजिन को फिब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। और फिब्रिन क्या काम करती है, ये जो है ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। फिब्रिन थ्रेड्स जो है वो इमेंट्स करते हैं रेड ब्लड सेल। इमेंट्स का मतलब है कि एनगल्फ करना, एंटेंगल करना, ट्रैप करना, पकड़ना। और इसी तरह अदर प्लेटलेट्स जो है वो डैमेज एरियाज़ पर ये क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। और फिर अगर देखा जाए तो ब्लड क्लॉटिंग यानी क्लॉट क्या चीज़ है, एक टेम्प्रेरी सील है जो कि ज़ख़म के ऊपर बन जाता है। स्कार भी जो बाद में होता है, खुरन जिसको हम कहते हैं उर्दू में, ताकि वहाँ से ब्लड जो है वो वेस्ट ना हो, यानी ब्लीडिंग को रोकने के लिए। और उसके बाद टिश्यू डैमेज, जो डैमेज टिश्यू की रिपेयरिंग में हेल्प करता है। तो बच्चे ये उम्मीद करती हूँ कि आसान सा टॉपिक है जो आपको समझ भी आ गया होगा, लेकिन आपने एमसीक्यूज़ के हिसाब से इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर जो है वो करना है।